तो इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है बिकॉज हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है। तो मैं मास को ऐसे लिख सकता हूँ, मास इज फोर्स ओवर, so we can say dimensional formula for mass in terms of force, length and time is F L minus 1 T plus 2। इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम आएगी जहां पे थोड़े कम्प्लेक्स आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है जैसे सिर्फ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम है फंडामेंटल यूनिट्स, तो मास का फॉर्मूला बताओ। कि ऐसे मैं इसी में एक और पार्ट दूं, सिर्फ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, तो आपको फॉर्मूला से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। Find dimensional formula of mass। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पूछो। Sir, this हाँ जी, question is for from second assignment or the first नहीं assignment? किसी असाइनमेंट में नहीं है, मैंने अभी लिखा ही है बोर्ड पे। Okay, sir. सिर्फ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम है। सर ये क्या सेकंड असाइनमेंट का क्वेश्चन सेकंड है। असाइनमेंट का 9th सेकंड क्वेश्चन। असाइनमेंट में है, 9th क्वेश्चन, चलो फिर तो कर ही लो, 9th है तो। एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी इज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट एनर्जी इज and L1 T minus 1 is speed। यस सर। So मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज v स्क्वायर। तो मास का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, इट्स एनर्जी अपॉन v स्क्वायर। सो E1 v minus 2 T0। कि अगर हमें दिया है कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल यूनिट्स है, तो आप मास का फॉर्मूला निकाल सकते हो। सर एक इसमें एंगुलर मोमेंटम का Excuse me, वो sir. बताना। हाँ जी, सर पूछो। मैंने सर 8th एक और बार 9th सर एक्सप्लेन कर दोगे, 9th वाला वो आपकी वॉइस कट रही थी। कौन सा 9th क्वेश्चन? यस सर, वॉइस कट रही। 9th क्वेश्चन में L2 T minus 2 था ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L1 T minus 1 का होल स्क्वायर। L1 T minus 1 इज स्पीड। बेसिकली आपको हिंट तो फॉर्मूला से मिल जाता है, आपको एनर्जी का एक फॉर्मूला पता है दैट एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो कांस्टेंट का रोल तो होता नहीं डायमेंशंस में, तो हाफ को छोड़ दो, तो बेसिकली वही फॉर्मूला बन रहा है, E इज इक्वल कांस्टेंट इनटू mv स्क्वायर। तो अब डायमेंशंस में कांस्टेंट को छोड़ के सॉल्व कर सकते थे सीधा। इसमें थोड़ा टफ वाला दूंगा, थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ ले फिर इसमें इसमें मतलब ये तो सब सिंपल है, सॉल्व हो रहे हैं। प्रॉब्लम आती है जब वो ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स दे देते हैं जिसमें आपको रिलेशन नहीं पता, जैसे वो बोले यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। तो उस केस में फॉर्मूला ड्राइव करना देन इट बिकम्स अ डिफरेंट, फिर प्रॉपर मेथड आएगा। ये तो इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो हमें फॉर्मूला पता था तो हमने निकाल लिया। बट देयर विल बी सम जिसमें आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आपको प्रॉपर ड्राइव कैसे करना है वो भी करते हैं अभी। Excuse me, sir. हाँ जी, सर मैंने 8th और 9th क्वेश्चन दोनों डिराइव करके ही किए हैं, ऐसे मतलब जैसे प्रोपोर्शनल लेके। मेथड तो ड्राइव करके ही होता है। जैसे अब ये 10th क्वेश्चन है तो इसमें ड्राइव ही करना पड़ेगा। इसमें अब एक टर्म आ गई एंगुलर मोमेंटम, जिसका भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखा था। जो आपने लिस्ट लिखी थी ना, उसमें एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। दो फॉर्मूले और लिख लो, एक एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज हमने जो पेजेस छोड़े थे डायमेंशंस लिखने के लिए, एक हम फॉर्मूला लिखेंगे टॉप का और एक सरफेस टेंशन का। पहले उस लिस्ट में 3-4 फॉर्मूले जो अब यूज होने हैं हमारे और भी, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये 4 फॉर्मूले और कर देते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है इट्स मूवमेंट ऑफ मोमेंटम।
मूवमेंट, जब भी हम किसी चीज में मूवमेंट लगा देंगे ना फिजिक्स में, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, तो बेसिकली आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टर्म आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग के साथ मैंने एक स्टोन को बांधा हुआ, ये रिजिड, ऐसे क्रॉस लगाने का मतलब ये फिक्स्ड है एंड, और एक बॉल है जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v या मोमेंटम mv। तो अगर मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, अगर ये डिस्टेंस r है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, वो जब हम क्वांटिटी पढ़ेंगे तब करेंगे। बट बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज mvr। इसको आप केमिस्ट्री में अगेन पहले पढ़ लोगे। बोहर ने जो मॉडल दिया था उसमें उसने एंगुलर मोमेंटम टर्म यूज की थी, उसने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था। और केमिस्ट्री में आप जो फॉर्मूला लिखोगे एंगुलर मोमेंटम का, दैट विल बी सिंपल mvr। फिजिक्स में तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर्स करेंगे जब। mvr मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m1 M into t minus 1 into l1। So m1 l2 t minus 1। Torque is turning effect of force। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं से, मेरे पास अगर एक मान लो डोर है, and it's hinged from one side, यहां से hinged है, मतलब ये एंड फिक्स्ड है, तो आप हैंडल जो है वो हमेशा इस एंड पे लगाते हो जहां से hinged है उससे दूर। क्यों? because the But- distance between the hinges and the handle, if it is maximum, then the torque is also maximum. Because जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, बेसिकली जब कोई बॉडी लीनियरली मूव करती है तो लीनियरली मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर एफ साइन थीटा। मतलब कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगाई है हिंज पॉइंट से, इनटू फोर्स इनटू साइन थीटा। साइन थीटा डायमेंशनलेस है, तो टॉर्क इज सिंपल आर इनटू एफ। आर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टॉर्क लगेगी। जैसे आपने मतलब स्कूटर मैकेनिक या उनको कभी यूज करते देखा है, तो टूल्स के उन्होंने हैंडल लंबे किए होते हैं, लीवर आर्म की लेंथ बढ़ा देते हैं। लीवर आर्म की लेंथ बढ़ जाएगी तो इजीली आप वो टॉर्क लगा सकते हो, या उसका जो इफेक्ट है फोर्स का वो बढ़ जाएगा। इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी आर इज L1, फोर्सेस। सर इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल होता है टाउ, इसको हम बोलते हैं टाउ। और डायमेंशनल फॉर्मूला है और भी, पहले भी किसी का था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और कौन सी क्वांटिटी थी? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी का भी, वर्क का भी। वर्क तो आपने लिखा ही वर्क एफ एस, का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, तो यहाँ पे आर इनटू एफ लिखा है, बिकॉज मतलब तो सेम है बट दे आर डिफरेंट। डायमेंशनली तो सेम है, बट वर्क एंड टॉर्क दे आर टोटली डिफरेंट क्वांटिटीज। वर्क स्केलर है, ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, ये रोटेशन के काम आएगा। बट डायमेंशनली ये दोनों एक इक्वल है, कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ये जो टर्म है लिक्विड्स में यूज होगी, सरफेस टेंशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ लिक्विड सरफेस। अगेन सरफेस टेंशन आपका, ये जो दोनों टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, इट्स अ कंप्लीट चैप्टर इन फिजिक्स 11th क्लास में। सरफेस टेंशन इज अ चैप्टर इन फिजिक्स, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे एंड इट विल टेक अराउंड 5-6 days टू कवर दिस पार्ट। ये तो सबसे टफ पार्ट गिना जाता है, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। खास करके अगर आपने कॉम्पिटिटिव पढ़ना है तो एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क तो ऐसी टर्म्स हैं जिसमें जेईई एडवांस में तो रफली 3 से 4 क्वेश्चन भी कई बार आएंगे।
पर नीट और जेई मेंस में भी 2 क्वेश्चन तो आएंगे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क पे बेस, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्फेस टेंशन स्कूल के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में इतना नहीं आता। फोर्स ओवर लेंथ पहले भी किसी क्वांटिटी को लिखा था, ये फॉर्मूला किसी और का आया हो पहले भी, m1l0 t-2 फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट का। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, used both in physics and chemistry. Planck's constant is energy upon frequency. Because Planck's ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, Planck's ने कहा था एनर्जी इज इक्वल्स टू h nu, कि एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो उसने एक फॉर्मूला दिया, तो h कांस्टेंट था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसको हम बोल देते थे Planck's कांस्टेंट। सो E is energy upon frequency, energy is frequency is t-1। यही फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का भी था ऊपर, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम दे हैव सेम फॉर्मूला। तो टेबल में इसीलिए छोड़े थे कि जैसे जैसे आते जाएंगे हम करते जाएंगे, रादर देन हम पूरी क्लास एक टेबल बनाने पे लगा देते। सर इनके यूनिट्स क्या होंगे? किसके? सर एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के। एंगुलर मोमेंटम के देखो, मोमेंटम के यूनिट क्या होते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड, तो दिस विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहां से देख लो, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। इसका कॉमनली ऐसे भी लिखते हैं, जूल सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम के भी सेम, टॉर्क के यूनिट सेम होते हैं, इट्स आइदर न्यूटन मीटर, दिस इज अगेन जूल सेकेंड। इसके यूनिट क्या होंगे? पर इसको हम नॉर्मली न्यूटन पर मीटर लिखते हैं। सर एक बार टॉर्क समझा दो। टॉर्क इज बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी टर्न करेगी या नहीं करेगी, ये फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, टॉर्क पे डिपेंड करता है। मैंने टॉर्क का आपको फॉर्मूला बोला कि टॉर्क इज RF sin थीटा, मतलब sin थीटा मैंने लगाया विद थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड F। उसका रीजन क्या है? मान लो मेरे पास ये डोर है, यहां से फिक्स्ड है, आप इस पे हैंडल पे जो फोर्स लगाते हो ऐसे लगाते हो परपेंडिकुलर टू द डोर, इस आर के परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे। मैं अगर इस हैंडल को इधर से पकड़ के खींचना शुरू कर दो तो डोर घूमेगा? नो सर। No, क्यों? sir. क्योंकि थीटा कितना हो गया अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो, आर और एफ में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो ये नहीं घूमेगा। सबसे इजी कब होगा? आर और एफ अगर फिक्स्ड है, थीटा की कितनी वैल्यू हो कि डोर को घुमाना आसान हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा, अब आगे जाके आप पढ़ोगे कि जरूरी नहीं है 90 पे फोर्स लगेगी तो डोर घूमेगा भी, टॉर्क लगेगी पर डोर घूमेगा ये जरूरी नहीं होता। बिकॉज 90 पे मैं फोर्स ऐसे भी लगा सकता था कि ये आर है, इसके परपेंडिकुलर जो मैंने फोर्स लगाई ना वो मैंने ऐसे लगा दी, अब ये घूमेगा? मैं हैंडल को ऐसे ऊपर खींच रहा हूं नो सर। तो टॉर्क की डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, वो हम वेक्टर्स में करेंगे, अभी उसकी चिंता ना करो। अभी सिर्फ फॉर्मूला देखो कि आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है। सर इलास्टिसिटी का क्या है? इलास्टिसिटी तो बताया था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, लास्ट टाइम किया था ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थे। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वही होगा जो यंग्स मॉडुलस का है या बल्क मॉडुलस का है। सर ये प्लैंक्स कांस्टेंट रिपीट करता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। जब वेव की किसी की हमने एनर्जी निकालनी होती है तो प्लैंक्स ने फॉर्मूला दिया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो E इज इक्वल टू h न्यू, तो h कितना हो जाएगा? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी।
आया समझ? सर ये एक आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बता दो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज होता है किसी क्वेश्चन में अभी? सर ये ऐसे एक क्वेश्चन था हमारी असाइनमेंट में। यूनिवर्सल कांस्टेंट अगेन ये केमिस्ट्री का कांस्टेंट है, फिजिक्स में कम यूज होगा, केमिस्ट्री में तो काफी यूज होगा। गैस कांस्टेंट इज पीवी बाय एनआर या पीवी बाय एनटी, बिकॉज गैस इक्वेशन जो होती है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है आइडियल गैस के लिए वो ये होता है। तो R is constant of proportionality called gas constant. Pressure into volume. Pressure का formula M1 What? L minus 1 T minus 2। volume is L3. Sir, Temperature in kindly repeat this. My network was interrupted. एक मिनट कर देता हूँ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज होता है जब आप गैसेस को पढ़ोगे केमिस्ट्री में। तो आइडियल गैस में होता है कि अगर आइडियल गैस है तो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसका फॉर्मूला, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टी। आप मोल इनवर्स कई बार छोड़ भी सकते हो बिकॉज कई बार मेंशन नहीं होता, तो बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ml2 T-2 अपॉन Kelvin -1। सर ये यूज कहाँ पे होता है? केमिस्ट्री में यूज होगा, ये फिजिक्स में नहीं होगा। गैसेस नहीं, का मतलब फॉर्मूला है ये। काम किस चीज का आता है, क्या कैलकुलेट होता है मतलब जब इससे? आपने गैसेस को पढ़ना है, जैसे उन्होंने कहा कि किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दिया तो हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट द डेंसिटी, बिकॉज इससे फिर हम डेंसिटी में रिलेशन निकालेंगे, टेम्परेचर में रिलेशन क्या होगा। तो जहाँ पे भी आप गैसेस को पढ़ोगे, मे बी इन्फ्लेशन ऑफ अ टायर, या आजकल जैसे सब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की, कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में इट्स हाईली कंप्रेस्ड गैस विच इज फिल्ड, तो हाई प्रेशर पे गैस फिल किया है तो वॉल्यूम कम किया है, तो उन सब चीजों के लिए इस तरह के रिलेशन चाहिए होते हैं आपको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और सर ये प्लैंक्स कांस्टेंट की मतलब एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट जब भी आप वेव्स पढ़ोगे, बिकॉज ये वेव्स का फॉर्मूला है ना, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में रिलेशन है। ओके सर। सो जब लाइट वेव को पढ़ोगे तो जनरली इसका फॉर्मूला यूज होगा जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे या डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ोगे केमिस्ट्री में आप। सो दीज आर द मेन फॉर्मूलाज। अब जिस क्वेश्चन के लिए आपको लग रहा था गैस कांस्टेंट चाहिए, उसमें एक्चुअली गैस कांस्टेंट चाहिए नहीं है। 12th क्वेश्चन किसी ने डाउट में पूछा था। There is a chemistry equation, इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। बट इक्वेशन फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, डायमेंशनल एनालिसिस शुड होल्ड गुड। हमें इसमें पूछा था कि ए और बी का फॉर्मूला क्या है। आपको सिर्फ ये देखना है, इस टर्म को अगर मैं देखूं सेकेंड टर्म, इधर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, V माइनस बी वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है या कुछ और भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। Only Volume. volume. B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया फिर? L cube. L cube. m0। ठीक है ये स्टेप। सिमिलरली P प्लस A बाई वी स्क्वायर, मतलब अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर ही होना चाहिए, बिकॉज प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है। हमने T प्लस A बाई वी स्क्वायर लिखा है। T प्लस A बाई वी स्क्वायर इंप्लाइज कि जो प्रेशर का फॉर्मूला है वही A बाई वी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। V इज वॉल्यूम, प्रेशर का फॉर्मूला m1 L-1 T-2 A अपॉन V स्क्वायर। V स्क्वायर इज V होता है L3 तो L6, तो A का फॉर्मूला क्या हो गया? m1 L5 T-2। सर इसको गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख के निकाल सकते हैं? जरूरत नहीं है ना,
बिकॉज आपको इस साइड की जरूरत ही नहीं है आर और टी के फॉर्मूले की। कर सकते हो पर जरूरत नहीं है, ये सिंपल ही निकल रहा है। प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यू डोंट नीड द राइट हैंड साइड। इसीलिए मैं कहा था कि गैस कांस्टेंट के बिना ही सॉल्व हो जाना इसमें। ओके जो Sir, मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसको हम कहते हैं दैट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, कि अगर आइडियल गैसेस है तो उनके लिए वो इक्वेशन है। इसको हम बोलते हैं दिस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, कि जो एक्चुअल में गैसेस होती हैं वो ये लॉ ऑबे करती हैं। sir, हाँ जी। sir, I have a doubt in fourth question. फोर्थ क्वेश्चन, U tube of uniform cross-sectional area contains mercury up to height h in either limb. The mercury in a limb is depressed a little and released. Obtain the expression for time period of oscillation. इसमें आपको बिकॉज दिया है कि U tube में जो लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है, U tube मतलब शेप उसकी U tube जैसी है। इसमें लिक्विड फील्ड है हाइट एज तक। मैं अगर एक साइड से लिक्विड को कंप्रेस करूंगा दूसरी साइड से ऊपर जाएगा, Yes, sir. जाएगा कि नहीं? ठीक है, यस सर। मैंने इधर से कंप्रेस किया और छोड़ दिया। जब मैंने इधर तक कंप्रेस किया था तो इधर से ऊपर चला गया। मैंने एक बार इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो जब छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये वापस आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा या ऊपर चला जाएगा? ऊपर। ऊपर इनर्शिया के कारण हम लेंगे, यहाँ रुकेगा नहीं, इधर से ऊपर चला जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो हमने बताना है इसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये फैक्टर हमें एच दिया ही है, दूसरा आपको खुद सोचना था ये नीचे क्यों आया। जब मैंने इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ा, व्हाई दिस साइड कम्स डाउन। दोनों साइड पे अगर लेवल ऑफ लिक्विड अलग अलग है तो इधर से नीचे इधर से ऊपर क्यों जा रहा है वो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण। तो हमने ले लेना था टाइम डिपेंड्स अपॉन h रेज टू पावर a एंड g रेज टू पावर b, और फिर a और b की वैल्यू निकालनी थी। सबको ये मेथड समझ आ गया कैसे करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं? बिकॉज फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो आपका अटक जाएगा, सॉल्व नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये समझ सर आया एक बार सबको? थर्ड क्वेश्चन भी बता दो एक बार। सर इसमें ग्रेविटी का कैसे रिलेशन है वो समझ नहीं आया। बिकॉज ये नीचे ग्रेविटी के कारण ही आ रहा था ना, यस सर। तो हमें लेना पड़ेगा कि डिपेंड्स ऑन जी ऑल्सो। दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट आपको खुद से सोच के लेना था। थर्ड Sir, क्वेश्चन में force exerted on a particle of mass m moving in a circle of radius r with uniform frequency. तो इसमें ले लो f depends on m raised to power a, r raised to power b and frequency raised to power c. थर्ड क्वेश्चन में यही तो करना है बस। और एबीसी की वैल्यू निकाल लो। आपको सबके डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? सर जी। सेकंड Okay, क्वेश्चन sir. सॉल्व कर तो वो क्या कहते हैं वो आंसर 1/3 आएगी सेकंड की पावर। सेकंड में Yes. पावर 1/2 नहीं आएगी, 1/3 आएगी। ओके सर। और एक यंग Sir, our मॉड्यूलर fifth one. फिफ्थ वन 11 सर। यार कोई क्वेश्चन छोड़ भी दो, सारे क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करा रहे हो बारी बारी से। 11th में फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम है फंडामेंटल यूनिट्स में। 10th था वो यंग मॉड्यूलस 10th। यंग्स मॉडुलस तो बता दिया ना, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ले लो ना, जो m1 l-1 t-2। सर उसके यूनिट्स डिफरेंट आ रहे हैं, उसके F2 है आपके आंसर असाइनमेंट में, उसमें F1 वो आ रहा है। आंसर में चेक कर दूंगा। आंसर में हो सकता है गलती हो गया है, वो प्लस माइनस या पावर की गलती वो कई बार हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, मेथड आना चाहिए। Okay. आंसर अगर ऐसे आपके किसी Sir, क्वेश्चन fifth के one. डिफरेंट आ रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करो। आप ग्रुप में डाल दिया करो कि मेरा इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है, तो बाकियों का भी अगर सेम आ रहा है मतलब वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप उसको वेट करने की जगह आप ग्रुप में ऐसे मैसेज डाल सकते हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कि मेरा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर का ये पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, तो वो मैच हो जाएगा जब सब लोगों का सेम आ रहा होगा। तो कौन सा क्वेश्चन बोला था? Sir, सर fifth. 10th करा दो एक बार, वो निकला नहीं।
10th को आपने ऐसे ही करना है, मास लेंथ एंड टाइम की जगह फोर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है फंडामेंटल यूनिट्स, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें निकालना है फोर्स वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में। लीनियर मोमेंटम P, इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स रेज़ टू पावर A, वेलोसिटी रेज़ टू पावर B, T रेज़ टू पावर C। हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। सर एक क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ आया कैसे। हमें दिया है कि फंडामेंटल यूनिट मास लेंथ और टाइम को नहीं लेना, फंडामेंटल यूनिट्स लेना है फोर्स वेलोसिटी और टाइम को। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, तो हम ले लेंगे लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम और फिर उनकी पावर्स निकाल लेंगे। अगला पार्ट भी ऐसी है, फिर एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। सर तो फिर उसके लिए हमें फोर्स पहले एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी है फंडामेंटल यूनिट्स, फोर्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन ले लो यार, एक्सेलरेशन ले लो यहाँ पे। तो सर पहले हमें इनको मास से कंपेयर करके इनके प्रॉपर नहीं डायमेंशनल कुछ नहीं करना, इसके बाद सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो सबके। फोर्स का फॉर्मूला m1 L1 T - 2 raised to power A, velocity is L1 T - 1 raised to power B, acceleration is L1 T - 2 raised to power C। ABC की वैल्यू निकालनी है बस। सर फिफ्थ वन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर मेरा 5th और 13th क्वेश्चन दोनों ही मतलब एक पॉइंट पे जाके अटक गए हैं, जहाँ मतलब थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे कि 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं और सॉल्व नहीं आपने हो ना, रहे। मैं बताता हूँ 5th में आपने गलती क्या की। उन्होंने 5th क्वेश्चन में एक वैल्यू ऑलरेडी दे दी थी, उन्होंने कहा था h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब जो r की पावर है उन्होंने 1 खुद से दे दी है। लास्ट Okay. लाइन पढ़ो ना क्या लिखा है, h प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो एक वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दी है कि r की पावर तो -1 है, इसका मतलब यही हुआ ना अगर मैं ऐसे दे दूंगा। तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि जो r की पावर है वो -1 है, तो उससे आपका फिर सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज एक वैल्यू उन्होंने खुद से दे दी है ऑलरेडी। और सर शायद फिफ्थ 30 बाई सॉल्व कर दो। कौन सा सर फिफ्थ। फिफ्थ में हमें दिया शो दैट हाइट टू व्हिच लिक्विड कैन राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, रेडियस, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Height to which liquid can rise depends upon surface tension raised to power A, density raised to power B, acceleration due to gravity raised to power C, and R raised to power -1। Because ये हमें already given था क्वेश्चन में। H का डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का acceleration due to gravity। Sir, L is for -1 है। -1। कंपेयरिंग पावर्स, डायमेंशंस को कंपेयर कर लो। हो जाएगा सॉल्व। यस यस सर। सर, एक 7th क्वेश्चन में भी आंसर में डिफरेंस आ रहा था, उसमें मतलब वैल्यू ही नहीं बन रही है सही। 7th क्वेश्चन 7th में सर Yes, वो sir. आंसर बिल्कुल ही यस गलत आ सर, तो वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए रो और जी। यस सर, Yes. आपने वो वो हो न्यूमरेटर में सकता है, आंसर वो हो सकता है डिनोमिनेटर में k डिवाइडेड बाय रूट रो जी कर लो, वो हो सकता है, मतलब उसको ऐसे लिख लो आंसर को। ऐसी मिस्टेक हो सकती है, पॉसिबल है कि स्लैश का साइन ना डलाओ। ओके सर। चलो लिखो एक क्वेश्चन, अब जरा कुछ नया भी कर देना, सो यू कैन सर एक राइट। लास्ट 13th का बता दो।
13th तो में वही क्या वो था? 5th वाली प्रॉब्लम आई थी उसमें। इसमें भी देखो लास्ट में दिया है t प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब v की पावर ऑलरेडी दे दी -1। ओके सर। एक पावर ऑलरेडी दे दी ना, तो उसको यूज कर लो कि v रेज़्ड टू पावर -1 खुद से ही ले लो पहले से। तो बट वो तब भी नहीं हुआ, b की पावर मतलब उसमें निकल गई थी बट तब भी सॉल्व नहीं हुआ था। नहीं, आप v को पहले से ही -1 लो, फिर बाकी वो निकल जाएंगी। मैं करा दूंगा, नहीं होगा तो आज ही करा के भेजूंगा। ओके सर। यू कैन राइट। आपको s u a और t में रिलेशन पता है क्या होता है? s u a और t, यस सर। यस सर। s इज इक्वल टू, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या बोला? s u a और t, UT plus half plus AT S is square. equal to UT plus half AT square. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। तो हमने इसको डायमेंशनली ड्राइव करना है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कह सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है, व्हाट विल बी द रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो यू कैन राइट, if displacement of a body, if displacement of the body depends on, if displacement of the body depends on initial velocity, acceleration and time for which the body moves, initial velocity, acceleration and time for which body moves drive the relation for displacement, drive the relation for displacement. acceleration. Initial velocity, acceleration and time for which body moves drive the relation for displacement. ये हमें दिया है, s depends on, पावर्स में PQR ले दूं बिकॉज a हम एक्सेलरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने पावर जो है वो PQR ले ली है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूट डायमेंशनल फॉर्मूलाज। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें, S is velocity is L1t minus 1 PQR। अगला स्टेप क्या होगा? सर कंपेयरिंग Comparing dimensions। हमने जब डायमेंशंस कंपेयर की तो हमारे पास एक आई दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। सर ये -2q है। -2q कर दे, सॉल्व तो होना ही नहीं है। अब अटक गया यहाँ पे आगे क्वेश्चन, बिकॉज इक्वेशन तो बनी मेरे पास दो, बिकॉज मास की पावर दोनों साइड पे 0 थी, लेंथ और टाइम की पावर कंपेयर की तो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, वेरिएबल्स हैं 3।
मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता है ऐसे नॉर्मल, इसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज पी क्यू आर 3 वैल्यूज निकालनी है तो कम से कम 3 इक्वेशंस चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंगली। सो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, इसको कैसे करें अब? ऑल्दो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है तो इसको कैसे सॉल्व करें? b is equal to 1 minus 2. कैसे? क्या बताया मेथड, दोबारा बताओ। Sir, b plus q is 1, so p is equal to 1 minus 2. Substituting नहीं, it. आप जैसे भी करोगे ना, बेसिकली मैथ्स का एक बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशंस का कंसेप्ट होता है कि जैसे इसमें 3 चीजें Suppose निकालने कर वाली सकते हैं, हैं P, Q और R। हमने जब 3 चीजें निकालनी है तो हमें एटलीस्ट 3 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है, यू कैन नॉट सॉल्व इट बट एवर यू डू। आप इसमें से पी क्यू आर की वैल्यू कभी निकाल ही नहीं सकते, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है ये। अब मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है पर हमें तो रिलेशन ड्राइव करना है, तो हमें फिर अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने इसीलिए किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू सपोज कर सकते हैं। नहीं, पहले तो इसका रीजन लिख दें कि सॉल्व क्यों नहीं हो सकता। इसे एज 3 वेरिएबल्स are to be calculated and only 2 equations are there. So it's not possible. इस मेथड से पॉसिबल नहीं है नॉर्मल मेथड ऑफ डायमेंशंस में। जब हम लिमिटेशंस लिखेंगे ना कि हम डायमेंशन से क्या नहीं कर सकते, तो हम उधर लिखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम ऐसी इक्वेशंस नॉर्मली ड्राइव नहीं कर पाएंगे जिसमें 2 से ज्यादा पार्ट हो। इसमें 3 पार्ट थे, हमने अगर ये इक्वेशन ड्राइव करनी है तो इट इन्वॉल्व्स 3 पार्ट्स। प्लस का साइन आ रहा बीच में, माइनस का भी आ सकता था, जैसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। कभी भी किसी इक्वेशन में 2 से ज्यादा पार्ट होंगे तो इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय नॉर्मल मेथड ऑफ डायमेंशंस। दैट्स ऑलवेज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा मेथड है हमारे पास जो हमने 9th में किया था, आप ग्राफ से निकाल लो। अब ऐसे केस में हम assumptions पे चलेंगे। अगर मैं कहूं एक बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन नहीं है, एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो वो टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? अगर बॉडी की एक्सेलरेशन नहीं है तो वो टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? यूटी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? हाफ एटी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। हम यही assumptions यूज करेंगे। हम पहले मान लेंगे कि लेट इनिशियल वेलोसिटी भी 0, तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर आएगा या k इंटू ए टी स्क्वायर आएगा? वैल्यू तो नहीं निकाल सकते तो k इंटू ए टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम करेंगे अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा s इज इक्वल टू k डैश इंटू यू टी। फिर हम कर देंगे कंबाइनिंग द बोथ रिलेशंस कि अगर दोनों नॉन जीरो है तो फिर आ जाएगा k डैश यू टी प्लस k इंटू ए टी स्क्वायर। तो वो assumption से सॉल्व हो सकता है, नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। सो हम लेंगे कि पहले केस 1, case 1 is let initial velocity of the body be 0. अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लिया, मतलब s किस पे डिपेंड कर रहा है? अब सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम पे, 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका रिलेशन निकाल लो। फिर आप केस 2 करो।
इसको हम लिख देंगे इम्प्लाइज सेकेंड केस हम लेंगे एक्सेलरेशन इज 0. अगर एक्सेलरेशन 0 है देन s डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम. तो यहां से pq की वैल्यू निकालो, इधर से xy की निकालो. अब करो इसको कंप्लीट. ये रिलेशन आ गया. s से करो k1 into 80 स्क्वायर. सिमिलरली इसको सॉल्व कर दो. So, जब भी पार्ट्स आएंगे ना, दो से ज्यादा पार्ट होंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा हम किसको जीरो ले सकते हैं, बिकॉज इसमें तीन चीजें थी, u, a और t. t को तो जीरो ले नहीं सकते अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो आप u और a को ही जीरो ले सकते थे बारी बारी से. इसको कर दो सेकेंड इक्वेशन. कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते. So k1 into 80 square plus k2 into ut. समझ में आए सबको कैसे किया? सर लास्ट में एंडिंग नहीं समझ आई. कौन सी? यहां तक आ गया समझ? यस सर. इसके बाद मैंने कहा कि अगर u जीरो नहीं है और a भी जीरो नहीं है, अगर u जीरो नहीं था तो ये u जीरो था तो ये डिस्टेंस ट्रैवल था, a जीरो था तो ये था, दोनों नॉन जीरो है तो मतलब टोटल डिस्टेंस इन दोनों का सम हो जाएगा. ओके सर. मैंने पिछली बार एक टर्म बताई थी, ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या होता था? सर किसी भी चीज को उसके साथ डिवाइड करना था, डिस्टेंस के साथ. Velocity over distance. So velocity over distance, force over distance, pressure over distance, potential over distance. So anything gradient किसी भी चीज का है तो it's rate of change with respect to distance. So you can write a numerical based on that. The rate at which liquid flows in a tube
The rate at which liquid flows in a tube depends on radius of cross section of the tube. सर रिपीट करना. The rate at which liquid flows through a tube depends on radius of cross section of the tube, coefficient of viscosity, and pressure gradient. And pressure gradient ब्रैकेट में लिख लो P/L. Drive the relation for rate of flow of liquid. मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास एक ट्यूब है, सर आपने लास्ट में क्या बोली थी, लास्ट लाइन क्वेश्चन की, डिराइव द रिलेशन फॉर rate of flow of liquid. सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये सिलेंड्रिकल है ट्यूब, या जैसे पीछे हमने यूट्यूब पढ़ी थी? ट्यूब्स जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आप सिलेंड्रिकल ही लोगे. और उन्होंने कहा भी है कि रेडियस, तो रेडियस सिलेंड्रिकल पाइप का ही निकलेगा ना ट्यूब का. अगर कोई और शेप होती तो वो रेडियस ना देते, बिकॉज यहाँ तो सिलेंड्रिकल पाइप होती है या क्यूबॉइडल शेप में हो सकती हैं. तो उन्होंने बिकॉज रेडियस क्या, वैसे भी अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो आप सिलेंड्रिकल ही लोगे हमेशा. ट्यूब्स हमेशा सिलेंड्रिकल ही होती है, जिनमें से पानी फ्लो करता है. आर्टरीज आपकी सिलेंड्रिकल है, तो ऐसी चीजें सिलेंड्रिकल ही होती हैं. मैंने कहा कि एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है कि इस ट्यूब में से जो लिक्विड फ्लो करेगा, पहले ये बताओ वो फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा. से अगर ये एंड मान लो ए है, ये बी है, ए टू बी या बी टू ए. लिक्विड हाई से लो A to प्रेशर B. जाता है, लो से हाई. हाई से लो. I to low. इधर प्रेशर पी नॉट, इधर पी नॉट प्लस पी. B2A. B2A. तो बी से, B2A. हमें कहा बी से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा रेडियस पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे, मतलब पी पे नहीं, P/L की रेशो पे और ईटा पे. हमने उसका फॉर्मूला डिराइव करना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का. सो वी से दैट रेट ऑफ फ्लो हमें ये गिवन है depends on eta raised to power a आपको समझ में आया क्वेश्चन में P/L डायरेक्ट अलग अलग क्यों नहीं दिया, P और L इकट्ठा क्यों दिया? अगर मैं P और L को अलग अलग दे देता तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता फिर इस इक्वेशन को. फिर ऐसे लिखते हैं हम इक्वेशन. कितने वेरिएबल्स थे? 4. 4. और जब हम मास, लेंथ और टाइम की पावर कंपेयर करेंगे तो इक्वेशंस कितनी बनेंगी? 3. तो वो सॉल्व नहीं हो सकता था. इसलिए रादर देन सेइंग कि डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड लेंथ अलग अलग, उन्होंने कहा डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, तो डिपेंड्स ऑन P/L. तो हमने फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है. अब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. सर हाँ जी. सर अगर क्वेश्चन में दिया हो प्रेशर और लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है तो हम सीधा ही ग्रेडियंट ले सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट? नहीं, फिर आप इसको 4 वेरिएबल लेके सॉल्व करोगे, लास्ट में लिखना पड़ेगा कि क्योंकि 4 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस है, सॉल्व नहीं हो सकता. अब अपने आप से नहीं लोगे प्रेशर ग्रेडियंट, पर आप ये इक्वेशन जब फाइनल एग्जाम में आएगा तो उससे पहले आप ये इक्वेशन पढ़ चुके हो, तब मान सकते हो, अभी शुरू में नहीं. डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करूं अगर मैं,
डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा? ईटा के डायमेंशंस क्या थे? m1 L minus 1 T minus raised to power a. Pressure gradient. Pressure is m1 L minus 1 T minus 2 upon length L1. And radius is L1 raised to power c. लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी? -2. -2. तो दिस इज L raised to power minus a minus 2b plus c. टाइम की पावर इधर माइनस a इधर minus 2b. फाइंड वैल्यू ऑफ abc. सर इधर रेडियस में पावर 2 नहीं आनी चाहिए? कहाँ पे? सर रेडियस में। यहाँ पे क्यों? हाँ जी रेडियस सर। तो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस की पावर 2 क्यों लोगे? मैंने एरिया थोड़ी बोला है, ओके सर। मैंने तो रेडियस बोला ना. बट सर वाटर तो लाइक पाइप के एरिया के थ्रू फ्लो करके जाएगा ना, तो एरिया कंसीडर नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिपेंड्स ऑन रेडियस एरिया, उन्होंने कहा डिपेंड्स ऑन रेडियस. जब आप पावर निकालोगे यू विल सी कि वो एरिया पे भी नहीं डिपेंड कर रहा, रेडियस की कुछ और ही पावर आ रही है, 2 भी नहीं आ रही. आप अपने आप 2 कैसे मान लोगे? वही तो हमने निकालना है कि रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन r, r2, r3, r4, r5. क्या है पावर r की? तो हमें सिर्फ यही दिया है कि डिपेंड्स ऑन रेडियस, पावर नहीं पता उसकी हमें. मैं आप देखो तो इस साइड सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा अभी, उसका एक रीजन है. ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? डिवाइडेड बाय सर टाइम। जो सर वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ फ्लो इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम का? L cube T minus 1. L क्यूब T minus 1. तो इस साइड का फॉर्मूला m0 L3 T minus 1. अब निकालो ABC की वैल्यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ AB and C. -1, 1 and 4. आपकी B की वैल्यू आ रही है 1. चेक कर लो बाकी लोग भी, यही वैल्यूज आ रही हैं. Yes, sir. तो इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जैसे आपने पहले बताया था कि अगर वेरिएबल ज्यादा आ जाए तो हम उससे वो जैसे आपने अभी ऊपर मेथड सिखाया सॉल्व करने का, तो अगर इसमें लेंथ और प्रेशर को वो अलग अलग दे तो इसमें वैसे सॉल्व हो जाना था? नहीं, इसमें नहीं सॉल्व होना था. वो मैंने कहा था जब इक्वेशन के 2 से ज्यादा पार्ट हो. इसमें तो एक ही पार्ट है. उसमें 3 थे ना, S UT हाफ AD स्क्वायर. वो तब लगाना है वो वाला मेथड. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपने 2 क्वेश्चन अभी मेरे से डाउट में पूछे थे, 5th और 13th. एक वैल्यू वो ऑलरेडी दे देंगे, मतलब अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछना हुआ तो वो मे बी आपको पहले से ही दे देंगे
रेट ऑफ फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ की पावर दे दी, बाकी 3 फिर आप निकाल सकते हो। ओके सर। इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। आप यहां तक छोड़ दोगे तो अभी फर्स्ट चैप्टर में मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज ये तो आपने बाद में जाके पढ़ना है। So this formula basically shows why blockage of arteries is dangerous. अगर आपकी आर्टरी 50% भी ब्लॉक हो गई, रेडियस हाफ रह गया उसका, मतलब आपकी हार्ट की आर्टरी है किसी के, कि 50% ब्लॉक होगी ताकि 50% रेडियस बचा जिसमें से ब्लड फ्लो कर सकता है ब्लॉकेज के कारण, कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो इसका रेडियस जो इफेक्टिव रेडियस है वो आधा रह गया। रेडियस अगर हाफ रह जाएगा तो ब्लड फ्लो कितना कम हो जाएगा? हाफ। आर, अगर आर की जगह R/2 हो गया तो वी में क्या चेंज आएगा सर? 16 टाइम्स। तो ब्लड फ्लो 16 टाइम्स कम हो जाता है अगर रेडियस हाफ हो जाए तो। So that's why we say that blockage is always dangerous because it reduces the rate of blood flow. कि रेडियस कम होने से बहुत जल्दी रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। फिजिक्स में आप बहुत सारी चीजें देखते हो नॉर्मल। एक आपसे एक जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता हूं। अगर हम सर्दियों में या गर्मियों में भी से बहुत ठंडे पानी से नहाएं तो आपकी एज में नहीं, बट यू विल ऑब्जर्व कि अगर आपके घर में से somebody old 60-70 years old, उनको सांस चढ़ जाता है ठंडे पानी से नहा के, ऐसा क्यों? फिजिक्स बिहाइंड इट, बायो नहीं पूछ रहा मैं, इसके पीछे फिजिक्स क्या है, क्यों सांस चढ़ता है? Rate of blood flow. क्योंकि ठंडे पानी सर ठंडे पानी से ठंडे पानी से सर आर्टरीज पतली हो जाएंगी ना, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उससे ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा तो उससे आपका सांस चढ़ हार्ट जाएगी। बेसिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब आप ठंडे पानी से नहाते हो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से फॉल करता है। हार्ट जब उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो उसको कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए वो थक जाता है। दौड़ के भी आप इसीलिए थकते हो बिकॉज यू आर एक्सर्टिंग, आप ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। आपका हार्ट वर्क जो करता है, वर्क डन बाय द हार्ट, कितने वॉट का हार्ट है आपकी बॉडी में? पावर क्या है आपके ह्यूमन हार्ट की? ये सबको पता है, हार्ट काम करता है और सारा दिन करता है। आप सो रहे हो जाग रहे हो, हार्ट तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। यस सर। तो पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितने जूल्स ऑफ वर्क, हाउ मेनी जूल्स पर सेकेंड? सबका अलग अलग हो सकता है, मैं एवरेज पूछ रहा हूं। एवरेज वर्क डन बाय ह्यूमन हार्ट इन 1 सेकेंड। आपको फिर समझ में आएगा कि हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस क्यों होता है। एवरेज वर्क डन का जो फॉर्मूला आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे। P delta V. P is the blood pressure. Delta V is the volume of blood which passes through the heart per unit time. और ये वर्क डन ऑन एन एवरेज होता है 1.4 जूल्स। तो आपकी बॉडी में 1.4 वॉट का हार्ट लगा है। अगर हम ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा है, मान लो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना डेंजरस क्यों होता है? बिकॉज अगर आप वॉल्यूम ऑफ ब्लड तो उतना ही फ्लो कर रहा है, अगर बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो वो थकेगा भी जल्दी। और अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई है तो उसको ये क्यों कहा जाता है कि अपने हेड को कभी भी
झुकाना नहीं, मतलब नीचे नहीं लेके जाना। जैसे मंदिर में आप जाते हो, यहाँ तो आप गुरुद्वारे मंदिर में गए, यहाँ तो पूरे ही लेट जाओ, आपको बहुत माथा टेकने का शौक है, पर ऐसे नहीं करना कि आपकी बॉडी ऊपर सिर्फ हेड नीचे, ऐसा क्यों? सर ब्लड फ्लो गलत ट्रैक में हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, मैंने फॉर्मूला शायद ये फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको बताया था जब पहला या दूसरा लेक्चर था, HROG। नॉर्मली हमारे सिर में, बिकॉज इसके ऊपर अब लिक्विड कॉलम नहीं बचा, सिर में प्रेशर जनरली कम होता है। सिर में अगर हम लेते हैं 9 किलो पास्कल, आर्म्स में होता है अराउंड 13.3, पैरों में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है अगर आप खड़े हो तो, लेटे हो तो पूरी बॉडी में सेम हो जाता है। जब आप उल्टा करोगे, जब आपने सिर को नीचे कर लिया और बॉडी को ऊपर कर दिया, तो सिर में प्रेशर बढ़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर पहले से ही ज्यादा है वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो इट कैन रिजल्ट इन ब्रेन हैमरेज। क्या प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो ब्रेन हैमरेज हो सकती है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सिर को झुकाना नहीं है। और जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो इंडिया में सबको पता होना चाहिए कि नहाते ठंडे पानी से नहाना डेंजरस होता है अगर एज ज्यादा और हार्ट के इश्यूज हैं। इंडिया वालों को क्यों पता होना चाहिए? इंडिया में ऐसा क्या खास हुआ? इंडिया की ना हिस्ट्री उठा के देखना। ज्ञानी जैल सिंह एक प्रेसिडेंट था आज से कुछ साल पहले मतलब अराउंड आई थिंक 35 इयर्स अगो। उसने राष्ट्रपति भवन का एक वॉशरूम लॉक करा दिया था कि मैं ये तो यूज ही नहीं करूंगा, बिकॉज उससे पहले इंडिया के 3 या 4 प्रेसिडेंट बाथरूम में नहाते हुए मर गए थे, बिकॉज हार्ट फेलियर, नहाते हुए। तो उसने वॉशरूम लॉक करा दिया था, तो इंडिया के 4 प्रेसिडेंट नहाते हुए मरे, और यही रीजन, हार्ट से ज्यादा काम कराया, ज्यादा ठंडे पानी से नहा लिया, एज तो इंडिया में होती है, बुढ़े बुढ़े प्रेसिडेंट होते हैं, तो दैट वाज द रीजन। तो उसने वो लॉक ही कर दिया कि मैं तो वॉशरूम ही यूज नहीं करूंगा, इस बाथरूम में जाना ही नहीं मैंने। सो एनीवेज, ये समझ में आया कैसे किया? जब भी 4 वेरिएबल्स होंगे ना, नॉर्मल मेथड ऑफ डायमेंशन से नहीं निकल सकता। जैसे इसमें मैंने 4 की जगह 3 बना लिए, यहाँ जैसे 5th और 13th क्वेश्चन था, आपको वो वैल्यू दे दी कि एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी सो दैट यू कैन सॉल्व। तो ये तो 2 एप्लीकेशंस हुई। सर हाँ ये जी, π/8 कैसे मतलब लगाया? आप तो ये कह रहे थे मैंने वो क्या निकल नहीं लिखा, सकता। ये मैंने क्या लिखा था, ये ओके डायमेंशन से नहीं निकला, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला था। ओके सर। सो नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड करते हैं। और ये काफी स्कूल्स में फर्स्ट टर्म में आ सकता है, इसलिए ध्यान से करना है इसको। इफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, if universal gravitational constant Planck's constant and velocity of light, universal gravitational constant, Planck's constant and velocity of light are fundamental units, drive the dimensional formula of mass, length and time. Drive the dimensional formula of mass, length and time in terms of these fundamental units. Sir, पूछो। sir, may you please repeat the question? I just got disconnected. If universal gravitational constant, Planck's constant and velocity of light are fundamental units, drive the dimensional formula for mass, length and time. मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसे करना है। एक बार मास को लेना है, मास डिपेंड्स अपॉन g raised to power a, h raised to power b, b raised to power c, फिर ऐसे ही लेंथ का।
और टाइम का। सो 3 फॉर्मूला ड्राइव करने हैं और फ्रैक्शंस में वैल्यू आएंगे, इसलिए डरना मत। वैल्यूज फ्रैक्शंस में आएंगे ऐसे अजीब अजीब सी, 1/3, 2/3, इस तरह की वैल्यूज कुछ हो सकती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन करके देखने और स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस स्कूल को लगता हो कि टफ क्वेश्चन देना है वो ये दे देता है। इसमें है कुछ नहीं है, जब आपको एक मेथड पता है तो आप इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट इज थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जैसे 1 न्यूटन इज हाउ मेनी टाइम्स? न्यूटन इनटू डाइन कन्वर्जन क्या होती है, पता है किसी को? 1 न्यूटन इज हाउ मेनी टाइम्स? ये पता है न्यूटन कौन से सिस्टम का यूनिट होता है? 10⁻⁷ 7 नहीं। न्यूटन कौन से सिस्टम का यूनिट है, एसआई या सीजीएस? एसआई। और डाइन? 10 टाइम CGS. सीजीएस, है ना। एक तो आसान मेथड होता है जो इस तरह के क्वेश्चन में लग सकता है। 1 न्यूटन इज 1 kg बिकॉज मास इनटू एक्सेलरेशन होती है फोर्स। केजी को अगर मैं ग्राम्स में चेंज करूं, 1 kg is 1000 ग्राम। 1 मीटर is how many centimeters? 100। तो ये मेरे पास आ गया 10⁵ और ये डाइन होता है। तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। पर आपको कोई भी आ सकता है, हर बार इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं होगी, इसके लिए तो आसान है। जैसे आपने कैपिटल जी की वैल्यू पढ़ी थी, क्या थी? यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? f² m 1. फॉर्मूला नहीं, वैल्यू। 6.67 into 10⁻⁻⁻, माइनस सर 23 या। ओहो, कहाँ पहुंच गया? मैं पूछूं इसकी सीजीएस में वैल्यू कितनी है, इसकी एफपीएस में वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए हम थर्ड एप्लीकेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कि एसआई में वैल्यू दी है, सीजीएस में निकालनी है, एफपीएस में दी है, सीजीएस में निकालनी है। यहाँ कई बार आपको नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम दे देंगे। नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम वो बोलेंगे 10 न्यूटन की वैल्यू निकाल लो किसी ऐसे सिस्टम में जिसमें मास का फंडामेंटल यूनिट है 30 ग्राम, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है 50 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, फंडामेंटल यूनिट 50 सेंटीमीटर है, और टाइम का फंडामेंटल यूनिट 30 सेकेंड है। तो ये जो सेकंड नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम हमने लिया, इसमें 10 न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी? तो उसके लिए हमें एक थर्ड एप्लीकेशन चाहिए होती है विच इज कन्वर्जन। हमने शुरू में फर्स्ट डे एक कंसेप्ट किया था कि अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो किसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है? यूनिट इनटू न्यूमेरिकल NU। वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये था कि 5 मीटर इज 500 सेंटीमीटर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू NU इज कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस मींस N1 U1
ऐसे करो N2U2। अभी मैं किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्वांटिटी के, जैसे फोर्स के मैं पूछूं यूनिट्स क्या होते हैं, तो फोर्स के यूनिट क्या थे एसआई में, न्यूटन। फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में हो जाने थे एसआई में थे केजी मीटर सेकेंड -2, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2। चेंज क्या आया, फंडामेंटल यूनिट बदला, केजी की जगह ग्राम हो गया, लेंथ का यूनिट मीटर की जगह सेंटीमीटर हो गया, टाइम सेकेंड का सेकेंड ही था। तो दोनों में मास की पावर सेम है 1, लेंथ की पावर भी दोनों में सेम है 1 और टाइम की पावर दोनों में -2। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलने से डायमेंशंस नहीं बदलेंगे, बिकॉज ये 1 1 और -2 तो डायमेंशंस थी। हमने यही कहा था ना, पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इज डायमेंशंस। तो पावर्स तो सेम रहनी है। अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं, बीट फोर्स, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कुछ भी, दो अलग अलग सिस्टम्स में, तो दो अलग अलग सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट तो बदलेगा, केजी की जगह ग्राम हो गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो गया, पर उनकी जो डायमेंशंस हैं वो तो नहीं बदलेंगी। तो अगर मैं एक सिस्टम में यूनिट को लिखता हूं m1 रेज़ टू पावर a, l1 रेज़ टू पावर b, t1 रेज़ टू पावर c, दूसरे सिस्टम में जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, यूनिट को कैसे लिख सकता हूं? मैंने कहा फंडामेंटल यूनिट तो बदलेगा। यहां अगर फंडामेंटल यूनिट m1 है, दूसरे सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट m2 raised to M2 power raised to power l2 raised A, raised to power L2 raised to power B, raised to power T1, c। क्लियर है? T2 raised to power C. ठीक है, समझ आया क्यों लिखा है ऐसे? क्लियर है ये? yes sir। Yes, sir. और मैं n2 को क्या लिख सकता हूं? फिर मैं n2 को लिख सकता हूं n2 इज n1 ऐसे लिख सकता हूं। यस। लॉजिक क्या बना? मेरे को अगर एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, मान लो एसआई में मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, मेरे को दोनों सिस्टम्स में फंडामेंटल यूनिट्स पता है, m1 m2 पता है, l1 l2 t1 t2, और डायमेंशंस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए कि हम किस क्वांटिटी के यूनिट्स की कन्वर्जन कर रहे हैं। मान लो जैसे मैं आपसे पूछूं, यहां तक सबको समझ में आया? फिर मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है? Yes, sir. मान लो मैं आपको कहता हूं कि मेरे को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 50 जूल्स इन सीजीएस सिस्टम। अब 50 जूल्स ये कौन सी सिस्टम में यूनिट है? जूल्स इज द SI। यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई। तो मेरे को कन्वर्जन करनी है एसआई से सीजीएस में। तो मेरे पास एक सिस्टम हो गया एसआई, एक सिस्टम हो गया सीजीएस, ठीक है? एसआई में फंडामेंटल यूनिट है m1 l1 t1, सीजीएस में फंडामेंटल यूनिट है m2 l2 t2। एसआई में मास का यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट kg, लेंथ का, मीटर, 1 मीटर टाइम सेकंड का सेकेंड। इधर मास का फंडामेंटल यूनिट ग्राम, सेंटीमीटर Gram. सेकंड। Centimeter. Second. इस सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 50। हमने बताना है सीजीएस में वैल्यू कितनी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। कन्वर्जन किसके यूनिट्स के हैं? जूल्स किसके यूनिट होते हैं? SI। SI. मतलब किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? एनर्जी। Energy. एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? m1 l2 t -2।
अब इस पे देखो, इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या गिवन है। n1 पता है 50, यस सर। m1 m2 दोनों पता है, m1 is 1 kg, m2 is 1 ग्राम, l1 is 1 मीटर, l2 is 1 सेंटीमीटर, t1 t2 भी पता है। a b c, बिकॉज हम कन्वर्जन किसकी कर रहे हैं, एनर्जी की। एनर्जी के लिए a b c की वैल्यू क्या है, 1 2 and -2। 1 1 2 2 and and -2. -2। तो मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं फिर कि n2 is equals to n1 is 50, m1 is 1 kg, m2 is 1 gram raised to power 1, 1 meter upon 1 centimeter raised to power 2, -2। 1 kg upon 1 gram is 1 kg is 1000 gram, तो 1 kg over 1 gram is 100 ग्राम। 1000. 1 meter upon 1 centimeter raised to power 2. 1 meter is 100 centimeter. 100 raised to power 2 is 10,000। 10 raised to power 4। 1 upon 1, ये तो 1 ही रहेगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 50 into 10 raised to power 7। 7। अब यहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो लास्ट में आंसर, 50 जूल इज सीजीएस यूनिट्स। और अगर आपको सीजीएस यूनिट पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, अर्ग्स। समझ में आया कैसे किया है? देखो ध्यान से एक बार। किसी को डाउट है तो पूछो, इसमें शुरू से देख लो। यहां तक सबको समझ में आया? बिकॉज Yes, इसके बाद sir. एक एग्जांपल लिया है हमने, फिर इसको नोट कर लो, नोट कर लो, फिर सेकंड एग्जांपल करते हैं इसका प्रैक्टिस के लिए। सर यहाँ इसकी असाइनमेंट आज आप डालो, आपने आज डालनी है। आज डाल दूंगा, आज या कल सुबह तक डाल दूंगा। आज रात को ही डाल दूंगा वैसे, बट लेट डालूंगा थोड़ी सी। सर एक ऐप से रिलेटेड इशू है। क्या पूछो? सर ऐप में ना नोटिफिकेशन बहुत बाद में आ रही है, जैसे आपने असाइनमेंट तो काफी वो पहले डाल हाँ, दोगे। वो नोटिफिकेशन लेट आ रही है, मेरे को भी लेट आ रही है। आप होमवर्क सबमिट कर देते हो तब भी नहीं, तो वो कह रहे हैं थोड़ा सा सर्वर इशू चल रहा है, बट इट विल बी रिजॉल्व्ड इन 1-2 days। वो मेरे को पता चल गया था, वो 12th क्लास को भी प्रॉब्लम आ रही है आजकल, बट तो उसको सर 1-2 जब दिन भी लग। आप असाइनमेंट डालोगे आप व्हाट्सएप पे भी भेज दोगे साथ में? व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ओके सर थोड़ी हाँ जी, स्लाइड ऊपर कर। सर हमने इसको लास्ट में एसआई में नहीं कन्वर्ट करना? नहीं, एसआई को सीजीएस में करना है। एसआई में तो दी है वैल्यू 50 जूल्स। ओके सर। मतलब हर क्वेश्चन में फॉर्मूला यही लगना है, इसलिए इसको तो रट लो, बिकॉज फॉर्मूला हर न्यूमेरिकल में कन्वर्जन की यही लगेगा। नोट कर लो तो बताना, फिर मैं आगे करता हूँ। नोट कर लो तो बता देना। सर स्लाइड ऊपर कर दो।
हो गया सर। सर आपने ये अर्ग्स वाला क्या बताया था? मतलब हमें एनर्जी के सीजीएस यूनिट अगर तो पता है, मतलब जैसे अर्ग्स होते हैं तो लिख दो, नहीं पता तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। 50 जूल्स इज 50 into 10⁻⁷ सीजीएस यूनिट। तो एनर्जी के सीजीएस यूनिट होते हैं अर्ग्स। नेक्स्ट टू राइट। If the value of universal gravitational constant is 6.67 into 10⁻⁻8 dyne centimeter square, Constant is 6.67 into 10⁻⁻8 dyne centimeter gram minus 2. सर यूनिट रिपीट करना। Dyne centimeter square gram minus 2. Find its value in SI. Find its value in SI. सर रिपीट करना एक बार। If the value of universal gravitational constant is 6.67 into 10⁻⁻8 dyne centimeter square gram minus 2, find its value in SI. ये कौन से वैल्यू दी, कौन सा सिस्टम है? डाइन ग्राम सेंटीमीटर। सीजीएस। सीजीएस में वैल्यू है, एसआई में निकालनी है। खुद ट्राई करोगे या मैं बताऊं? ट्राई करते। मतलब अब कन्वर्जन जो है तो जो आपका फर्स्ट सिस्टम है वो सीजीएस और सेकेंड सिस्टम एसआई। ये वैल्यू निकालनी है, सीजीएस में दी है, और कन्वर्जन इज डन फॉर यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या था? FR m-1 L3 d-2। इसकी एसआई में वैल्यू निकालो क्या होगी। मास लेंथ टाइम पता है, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, एसआई में केजी मीटर सेकेंड।
क्या है आंसर? (6.67 into 10 raised to power minus 17). Yes, sir. मैंने 6.67. मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू लिखी थी इसकी बोर्ड पे, 6.67 into 10 raised to power minus 11, तो वही आनी चाहिए। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, पहले तो इधर वैल्यूज पुट कर दे। सर आगे N2 is equals to किसका आया आंसर? किसी का? किसने बोला था? सर मेरा आ गया। रक्षित, रक्षित एंड आर्यन। Okay. So N2 is 6.67 into 10 to the power minus 11, sorry, minus 8. 1 gram over 1 kg raised to power minus 1. So this would be 6.67 सर एक ही वैल्यू 1 आप ठीक है सर, वो माइनस M वन के नहीं साथ वन आना। यस सर सर, वो एक ही वैल्यू 1 लगी थी -1 थी ना वो पावर। सर, वो आपने ना M के ऊपर डाला हुआ वो लग रहा है जैसे 1 है, इसलिए वो हो गया। सर की वैल्यू आपने 1, यस सर आपने 1 डाला। कन्वर्जन समझ में आया? कन्वर्जन कैसे करनी है? आपको जरूरी नहीं है हमेशा एसआई या सीजीएस ही दिया हो। सीजीएस टू एनी अदर सिस्टम, एनी अदर मतलब वो कोई ऐसे रैंडम सिस्टम भी दे सकते हैं, पर जो रैंडम सिस्टम देंगे ना उसमें फंडामेंटल यूनिट दे देंगे कि एक दूसरा सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स है 500 ग्राम, 50 सेंटीमीटर और 30 सेकेंड। तो आपने बस यहाँ पे M2 को 500 ग्राम ले लेना, L2 को 50 सेंटीमीटर और इसको 30 सेकेंड। मैथड सेम रहेगा। तो जो भी आपको सिस्टम दिया है, जो उसके फंडामेंटल यूनिट्स दिए हैं, अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इतना क्लियर है? आज वाली क्लास में से कुछ पूछने वाला है तो देखो। सर वो जो आज असाइनमेंट थी उसके अंदर वो 10th क्वेश्चन वाले आपने करवा दिया था, मतलब कि जो नया मेथड था ना वो 10th कौन सा? सर एक वो बार देखो स्क्रॉल अप कर दो सर, वो लास्ट का देखना था। 10th क्वेश्चन सेकंड असाइनमेंट का। हाँ जी सर। वो बताया तो था सर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का आज लिख दिया था ना फॉर्मूला। ठीक है सर। पहले था, आज लिख दिया था हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए आज वाले की? Yes, sir. यस ठीक है, फिर मैं सेंड कर देता हूँ, Yes, व्हाट्सएप पे sir. सेंड कर दूंगा इसकी पीडीएफ फाइल जो आज सारा लिखा है बोर्ड पे। और जो नहीं समझ आएगा कल मैं से बेशक मॉर्निंग में टाइम लेके समझ सकता है, अगर किसी को आज वाले लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो कल सर करते हैं फिर फर्स्ट स्टार्ट। असाइनमेंट के भी कुछ हाँ क्वेश्चंस रहते थे अभी डिस्कस होने वाले। वो कल डाउट्स ले लेंगे फर्स्ट असाइनमेंट के, कल फर्स्ट और थर्ड के ले लेंगे। थर्ड में क्योंकि ज्यादा आएंगे नहीं, कन्वर्जन में डाउट्स नहीं होते, तो कल फर्स्ट और थर्ड के डाउट कर लेंगे। ओके सर।
अब डाउट्स की चिंता ना करो, जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकते हैं डाउट्स के लिए, तो हमें छोड़ने नहीं है। मतलब बाय द एंड ऑफ वीक, जैसे फ्राइडे आएगा तो मंडे टू फ्राइडे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि संडे को टेस्ट में प्रॉब्लम ना आए।